हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कक्षा 12 के जीव विज्ञान के अध्याय 5 में वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। आज हम लोग चर्चा करेंगे वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत में। चूँकि ये चैप्टर जो है 5वां अध्याय आपका, इसके पहले 4 अध्याय को आप लोगों ने कॉपी पर पूरा कर लिया है। उसकी चर्चाएं भी हम लोग कर लेंगे, जिसमें से 2 अध्याय हम लोग जो ऑफलाइन था तब भी कंप्लीट कर लिए थे। एक अध्याय की चर्चाएं करना रह गया था, जनन एवं स्वास्थ्य का, उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे विविधता और वंशागत के सिद्धांत का। यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है वो वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, और जो हमारी यूनिट है वो है आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। इस जेनेटिक्स के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है वो वंशागत और विविधता के सिद्धांत क्या हैं, नियम क्या हैं, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब यहाँ पे 2 वर्ड दिखाई दे रहे हैं, एक दिखाई दे रहा वंशागत और एक दिखाई दे रहा विविधता। यानी एक जो है वंशागत हेरिटेंस और एक है विविधता वेरिएशन। तो पहले हम लोग वंशागत की बात करेंगे, फिर विविधता की बात करेंगे। इस पूरे चैप्टर में जो पढ़ना है वो यही देखना है कि जो भी, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने जनन के बारे में पढ़ा था, चाहे वो पौधों में हो, चाहे वो जंतुओं में हो, चाहे मानव में हो स्पेशली, तो उसमें हम लोगों ने ये पाया था कि किसी भी जीव के अंदर, किसी भी जंतु के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है कि जो अपने ही समान नए संतान की उत्पत्ति करता है, और ये घटना कहलाई थी जनन की। और मानव में जनन भी स्पेशली हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो इस तरह से हम लोगों ने पाया था कि जब किसी भी जीव के अंदर अपने ही समान नए संतान उत्पत्ति करने की क्षमता को जनन कहा गया था, तो जो नया जीव पैदा हुआ था उस नया जीव के अंदर आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे लक्षण थे जो उसके माता पिता के ही लक्षण पाए जा रहे थे। तो इस आधार पर उस पूरी घटना को ही आनुवांशिकी, वंशागत के नाम से जाना गया था। तो वही चीज यहाँ पे देखना है कि वंशागत और आनुवांशिकी। तो हम ये कह लें कि जो भी माता पिता के लक्षण होते हैं जब संतानों में जाते हैं तो इस घटना को जो है वो वंशागत कहलाता है। यानी माता पिता के लक्षण एक संतान, मतलब संतान में जब जाते हैं पूरा, तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये वंशागत है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जब लक्षण जो है वो ट्रांसफर होते रहते, जाते रहते हैं, तो ऐसी घटना को हम लोग वंशागत के नाम से जानते हैं। और दूसरी यहाँ पे है विविधता, वेरिएशन। इसमें भी क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि एक ही माता पिता के यदि 2 संतानें हैं, एक ही माता पिता की 4 संतानें हैं, एक ही माता पिता की 3 संतानें हैं, फिर भी चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सबके अंदर कुछ न कुछ विभिन्नता होता है, अंतर होता है, कुछ न कुछ डिफरेंस उनके अंदर हो जाता है। तो ऐसी व्यवस्था को विविधता या वेरिएशन के नाम से जानते हैं। तो वंशागत और विविधता क्लियर हो गया कि वंशागत का मतलब क्या है कि माता पिता से लक्षणों का संतानों में जाने की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है, वंशागत कहलाती है। और विविधता का मतलब ये चीज हुआ कि जो जीवों के अंदर वेरिएशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, अंतर होता है, उसे हम लोग विविधता के नाम से जानते हैं। चाहे एक ही माता पिता की 2 जुड़वा भी संतानें क्यों न हो, वो किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से सेम नहीं हो सकती। अगर उनके सारे लक्षण मिलते जुलते 90% हैं तो 10% जरूर उनके अंदर कहीं न कहीं से अंतर हो जाता है, विभिन्नताएं हो जाती हैं। तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को इसी वंशागत और विभिन्नता के बारे में पढ़ना है कि आखिर ये कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से ऐसे सिद्धांत हैं, कौन से ऐसे नियम हैं कि जिनके आधार पर माता पिता के वो सारे लक्षण जो है वो संतानों में जाते हैं। और कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसा कारण है
कि जिसके कारण एक ही माता पिता की संतानों में विविधता आ जाती है, वेरिएशन आ जाता है, उनके कहीं न कहीं से अंतर हो जाता है। तो इस तरह से ये वंशागत और विविधता में इतनी बात हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना होगा। अब वंशागत की अगर हम बात करें तो इस वंशागत में हम ये कह सकते हैं कि वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में जाते हैं उसे क्या कहते हैं, और माता पिता से लक्षणों में संतानों, माता पिता के जो लक्षण संतानों में जाते हैं उन्हें तो हम कह ही लेंगे कि वो आनुवांशिकी है, वो पूरी प्रक्रिया आनुवांशिकी है। लेकिन अगर वो लक्षण जाते हैं तो लक्षणों को क्या कहा जाता है, इसकी चर्चा करेंगे। उन्हें हम आनुवांशिक लक्षण के नाम से जानते हैं। यानी वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में जाते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। अब जैसे सारे लक्षण में भी अगर हम कुछ चर्चाएं करें, जैसे मान लीजिए किसी माता पिता की अगर हम बाल की चर्चा करें, अगर बाल उनका घुघराला है तो उनके संतानों में वो जा सकता है, तो वो घुघराला उनका आनुवांशिक लक्षण हो गया। मान लीजिए कलर की बात कर लें, कलर चला गया तो आनुवांशिक लक्षण हो गया। मान लीजिए उनके किसी, यहाँ तक कि इंटरनल जो होता है वो भी इस तरह से होता है, उनके आचार विचार व्यवहार बात, ये भी उसके माता पिता के ही गुणों पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं मुख्य रूप से अगर हम देखें दो टाइप के होंगे, एक दैहिक होता है और एक जो होता है वो इंटरनल होता है। तो इस तरह से एक तो हम बाहर से, जैसे लंबाई हुआ या उसके हम बाल का जो शेप हुआ, जैसे घुघराला किसी का सीधे सीधा है तो किसी का हम ये कह लें आँख के कलर का करें, किसी का जो है वो भूरा हो जाता है, किसी का ब्लैक रहता है, इस तरह से। और एक जो होता है वो इंटरनल जो होती है, उसके व्यवहार में, उसके आचार विचार बात में, उसके जो परवरिश किया जाए, बाद में भी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं तो ये दो टाइप के हो जाएंगे। इसी को देखने के लिए यहाँ पे हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यह वंशागत और विविधता में अगर देखा जाए तो वंशागत में तो बात एक ही क्लियर हो गई कि माता पिता के लक्षणों के संतानों में जाने की जो प्रक्रिया है वो वंशागत कहलाती है। अब इस जाने की प्रक्रिया को सबसे पहले, या जाने की प्रक्रिया को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने किस तरह से अपने आप को अडॉप्ट किया, कैसे कैसे इसके ऊपर अध्ययन किया गया, तो इसमें सबसे पहले एक वैज्ञानिक का नाम आता है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो एक ऑस्ट्रिया के जो पादरी थे, माली जिसको कहा जाए, इनकी छोटी सी बगान थी, बागीचा था, उसी में जो है ये मटर के पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, मटर का पौधा। ठीक है, तो इस तरह से इन ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे अब आते हैं सीधे सीधे अपने कक्षा 12 के टॉपिक पे, कि अगर हमें ग्रेगर जॉन मेंडल से संबंधित क्वेश्चन की चर्चा पहले कर लें कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ जो है वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय, या हम पहले मल्टीपल चॉइस जो बनता है बहुविकल्पी प्रश्न यह बनता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो कहाँ के थे, क्या थे। तो ये क्वेश्चन बन करके आता है, तो जवाब हमारा ये चीज़ होता है कि ये ऑस्ट्रिया के पादरी थे। अब दूसरी बात ये आती है कि इन्हीं ग्रेगर जॉन मेंडल को ही आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं इनको आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। एक क्वेश्चन यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, क्योंकि पूरी आनुवांशिकी, पूरी वंशागत के जो भी नियम हैं, पूरी जो भी लक्षण माता पिता से संतानों में जाते हैं, क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या होती है, इन सब के बारे में अध्ययन किया था किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसलिए आनुवांशिकी का इन्हें जनक मान लिया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इन्होंने ये जो प्रयोग किया था लक्षणों का संतानों में जाने की प्रक्रिया, वंशागत का, वेरिएशन का, विविधता का, वो प्रयोग जो इन्होंने किया था वो किया था मटर के पौधे पर किया था। तो एक क्वेश्चन आपके यहाँ यह भी पूछ लिया जाता है कि इनकी जो सफलता थी, उन सफलता के कारण, यानी मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, कि क्यों ये सफल हो गए उस पौधे पर प्रयोग करके। ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है इस तरह का। तो चलते हैं देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। तो ग्रेगर जॉन मेंडल क्या थे, ऑस्ट्रिया के एक पादरी थे, माली थे,
और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो प्रयोग इन्होंने किया था मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मटर का पौधा, मटर जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है पायसम सटाइवम। पायसम सटाइवम, ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसी पौधे के ऊपर इन्होंने अपना प्रयोग किया था और इनकी सफलता के कारण क्या थे, क्यों ये सफल हो गए थे बड़े आसानी से? क्योंकि जो मटर का पौधा होता है, अब सफलता के कारण में अगर हम चलें, एक एक सफलता के एक एक कारण की बात करें, तो अगर पहले कारण की हम बात करें तो पहली बात तो ये थी कि जो मटर का पौधा होता है वो छोटा होता है। कैसा होता? छोटा होता। दूसरी बात इनकी सफलता के कारण की चर्चा करें तो जो मटर का पौधा होता है वो एक वर्षीय होता है। कैसा होता? एक वर्षीय होता है। ये दो सबसे महत्वपूर्ण सफलता के कारण थे। इसके अलावा जो है मटर का पौधा आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है। तो इस तरह से एक वर्षीय होता है। और एक वर्षीय, देखिए पौधों में भी एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय व्यवस्था होती है। एक वर्षीय पौधा जो होता है वो, अब यहाँ एक वर्ष का मतलब अब यहाँ 365 दिन से नहीं, यहाँ एक वर्षीय द्विवर्षीय, यहाँ मतलब जो फसली है, फसल का मतलब, अब जैसे इस समय धान का फसल चल रहा है तो धान की बुआई जब हुई से लेकर कटाई तक उसका एक वर्ष मान लिया जाएगा, यानी फसली होती है। और गेहूं की बुआई हुई, गेहूं की कटाई हुई, फसली मान ली जाती है। तो ऐसे एक वर्षीय मतलब वो जो होता है वो एक वर्षीय होता है। वो आसानी से जो है, अब आपके सामने एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय की हम लोग थोड़ी सी चर्चा भी कर लें। एक वर्षीय पौधा यानी एक ऐसे पौधे होते हैं जो एक वर्ष में होते हैं। अब एक वर्ष का मतलब मैंने पहले भी कहा कि 365 दिन नहीं, बल्कि इसकी फसल को लेकर के हम लोग करते हैं। तो एक वर्षीय, जैसे धान का पौधा है एक वर्षीय है, जैसे गेहूं है एक वर्षीय है, जैसे चना है एक वर्षीय है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं हम अरहर की बात कर लें, किसकी बात करें? अरहर, तो इसे हम एक वर्षीय नहीं करते हैं, यह 2 वर्षीय होता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि धान जो होता है उसी के समय अरहर की बुआई होती है, लेकिन कटाई जो होती है वो गेहूं के समय होती है। तो इस तरह से धान और गेहूं दोनों का समय लेता है, तो 2 वर्षीय पौधा हो गया, ठीक। और बहुवर्षीय तो आपके सामने तमाम है, आम है, नीम है, कटहल है, पीपर है, बेर है, तमाम है। तो इस तरह से ये मटर का पौधा एक वर्षीय था, आसानी से उगाया जा सकता था। और छोटे छोटे जो बगीचे हैं, छोटे छोटे बागान हैं, घरों के आंगन हैं, वहाँ भी उगाए जा सकते हैं। तो इन सब के कारण वो जो मेंडल थे वो सफल थे। तो अब तक जो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना वो ये चीज़ था कि ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं। दूसरी बात यह है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था, तो मटर के पौधे पर किया था। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पायसम सटाइवम होता है। और मटर के पौधे पे प्रयोग किया तो सफलता के कारण क्या थे? सफलता के कारण ये था क्योंकि वो पौधा छोटा होता, वो पौधा एक वर्षीय होता, आसानी से उगाया जा सकता है। तो इस तरह से ग्रेगर जॉन मेंडल के सफलता के कारण थे। और मेंडल ने ही इस चीज़ को बताया अपने कुछ नियमों के द्वारा। आगे हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के नियम, जिसे हम आनुवंशिकी के नियम कहते हैं, लॉ ऑफ मेंडल्स, यानी मेंडल्स लॉ। उसके लिए 3 नियम उन्होंने बताया था, उस नियमों को भी हम लोग पढ़ेंगे। जो है स्वतंत्र अभ्युहन का नियम था, प्रभाविता का नियम था, पृथक्करण का नियम था। सारे नियम को हम लोग पढ़ेंगे और नियम के थ्रू बताएंगे कि कैसे एक माता पिता से लक्षण संतानों में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आनुवंशिकी जो है वो आनुवंशिकी क्या है, हम अब ये कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग वंशागत का अध्ययन करते हैं, उसे आनुवंशिकी कहा जाता है। या जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग माता पिता के लक्षणों का संतानों में जाने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, वो वंशागति आनुवंशिकी कहलाता है। इस तरह से ये आनुवंशिकी है। और आनुवंशिकी के अंतर्गत हम लोग वंशागत और विविधता के सिद्धांत चैप्टर जो है को पढ़ेंगे। और इसमें आनुवंशिक जो लक्षण हैं वो वही लक्षण हैं जो माता पिता से संतानों में जाते हैं, ऐसे लक्षण को आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। और वंशागत की प्रक्रिया क्या है, माता पिता के लक्षण संतानों में जाने की प्रक्रिया वंशागत कहलाती है। और इस वंशागत का डिटेल अध्ययन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इसलिए मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? मटर के पौधे पर किया था। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पायसम सटाइवम है। सफलता के कारण क्या थे? क्योंकि एक वर्षीय पौधा होता मटर का, छोटा पौधा होता मटर का, इसलिए बड़े आसानी से उन्होंने इस पर अपना प्रयोग कर लिया था। तो इस तरह से इसको यहाँ क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। इनको थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए।
समझ में आ गया ये सारे क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब दूसरी बात हम लोग ये देखेंगे कि ये जो आनुवांशिकी है, ठीक है, माता पिता के लक्षण संतानों में जाते हैं, तो इस तरह से जाते हैं लक्षण, तो लक्षण जाते हैं तो उनके अंदर विविधता भी पैदा हो जाती है। तो जो लक्षणों की जाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के दौरान कई छोटे छोटे ऐसे वर्ड आते हैं, कई छोटे छोटे ऐसे शब्द आते हैं जो कि जीव विज्ञान की भाषा में उसे हम लोग आनुवांशिकी की शब्दावली के नाम से जानते हैं। यहाँ हम लोग अब आनुवांशिकी जो है, इस आनुवांशिकी के कुछ छोटी छोटी शब्दावलियाँ हैं। जैसे तमाम नाम आपके सामने आता है, पहले थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लें, फिर डिटेल इसका देखते हैं। जैसे आपने जीन नाम शब्द सुना हो, जीन, गुणसूत्र, ठीक है, तो इस तरह से जीन है। इसके अलावा एलील होता है, जीनोटाइप होता है, फिनोटाइप होता है, हेट्रोजाइगस होता है, जिसको हम लोग होमोजाइगस होता है, हेट्रोजाइगस होता है, तो होमोजाइगस को हम लोग समयुग्मजी कहते हैं। उसी तरह से एक विषम युग्मजी होता है, जिसको हम लोग हेट्रोजाइगस के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ आनुवांशिकी की शब्दावलियां हैं। अब इन शब्दावलियों पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस पे अति लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस पे जो है शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों में अंतर पूछा जाता है, समयुग्मजी और विषम युग्मजी में, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस में डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन करके आते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय जीन। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन जो है छोटे छोटे जो बन करके आएंगे, वो इन पे अति लघुत्तरी और शॉर्ट नोट दो टाइप के क्वेश्चन बन के आएंगे। तो इन शब्दावलियों की चर्चा हम लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे, ठीक है। लेकिन इस पे चर्चा करने के पहले हम लोग एक चीज़ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जब वंशागत होता है, माता पिता के लक्षण संतानों में जाते हैं, तो जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है गुणसूत्र का। जबकि गुणसूत्र कक्षा 10 में हम लोग डिटेल पूरा पढ़े हुए हैं, ठीक है, 12-11 में भी पढ़े हुए हैं, और यहाँ भी गुणसूत्र को हमें पढ़ना है, गुणसूत्र की संरचना के बारे में पढ़ना है, यहाँ डिटेल पढ़ना है, उसका इंटरनल और एक्सटर्नल यानी आंतरिक और बाह्य दोनों संरचनाओं को देखना। ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र, और दूसरी चीज एक नाम और आपने सुना होगा डीएनए, ठीक है, डीएनए के नाम सुने होंगे। तो इसी डीएनए के ऊपर तमाम छोटे छोटे खंड स्थित होते हैं, उन्हीं खंडों में हम लोग देखेंगे जीन हमको मिलेगा, ठीक है। तो जीन की भाषा या जीन की अगर हम पूरा डिटेल जानना हो, तो जानने के पहले हम इस चीज़ को जान लें कि ये जीन जो है वो एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे छोटी शब्दावली है आनुवंशिकी की। और ये जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट थे जोहानसन, इस जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। और ये जीन जो होता है, इसी गुणसूत्र के ऊपर तमाम छोटे छोटे, जैसे ये गुणसूत्र का थोड़ा सा हम हल्का सा नॉर्मल स्ट्रक्चर ले रहे हैं, ऐसा आप फिगर बनाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ तमाम छोटे छोटे ऐसे मोतियों की माला की तरह एक स्ट्रक्चर बनाए दिखाई देता है, और यही संरचनाएं जो होती हैं वो जीन कहलाती हैं। और इस तरह से अगर हम देखें, जो मनुष्य है उस मनुष्य के अंदर 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, यानी इसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ा गुणसूत्र जो होता है ये समान होते हैं, और एक जोड़ा गुणसूत्र जो होता है वो जो होता है असमान होता है। इसे हम लोग लिंग गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। और ये लिंग गुणसूत्र ही ये निर्भर करता है कि जो संतान होती है वो नर या मादा होती है, ठीक है। तो ये जो जीन होते हैं, इसी के ऊपर तमाम छोटे छोटे खंड के रूप में तमाम छोटे छोटे महीन मोतियों की दाना की तरह व्यवस्थित होते हैं। और इनमें से अगर एक भी जीन डिस्टर्ब होता है, तो आने वाली जो संतान है उसके अंदर जो माता पिता के लक्षण हैं उससे संबंधित जीन अगर डिस्टर्ब होता है तो वो लक्षण उसमें नहीं जाते। और यही कारण है
कि ये विविधता उसके अंदर आ जाती है, डिफरेंशिएशन आ जाती है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में होते हैं और एक भी यदि डिस्टर्ब हुआ, और होना है, डिस्टर्ब होने के भी तमाम कारक हैं, बाह्य कारक होता है तमाम। मान लीजिए उस अवस्था में जो है शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो जीन डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका जो क्रम है वो विक्रम हो जाता है। या मान लीजिए दूसरी चीज़ है, अगर उस समय कोई बाह्य फैक्टर मेडिसिनल प्रभाव पड़ गया तब भी जीन डिस्टर्ब हो जाता है। तो कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से जीन एकाध डिस्टर्ब हो ही जाते हैं, तो इस तरह से उनके अंदर विविधता आ जाती है। तो सबसे पहले आनुवांशिकी की शब्दावली में हम लोग जीन की चर्चा करेंगे। और जीन क्या है कि जीन एक छोटा छोटा मोतियों की माला की तरह पाए जाने वाला गुणसूत्र के ऊपर डीएनए खंड के ऊपर पाया जाता है, एक छोटे छोटे मोतियों की माला की तरह उस पर व्यवस्थित होता है। और इस जीन की विशेषता ये होती है कि एक जीन केवल एक लक्षण को धारण करता है। इन केस यदि किसी कारणवश वह लक्षण डिस्टर्ब हुआ वह जीन डिस्टर्ब हुआ तो वो लक्षण डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह से जीन के बारे में इतनी चीज़ें थी कि जीन। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे बनता है थोड़ी सी इसकी बात करें। अब जीन, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन करके आता है जीन किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन ये बन करके आता है जीन शब्द का प्रयोग किसने किया, जीन की खोज किसने किया। तीसरी क्वेश्चन बन करके ये आता है कि जीन पाया कहाँ जाता है, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो कि अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी टाइप में बन करके चले आते हैं। तो अनुवांशिकी की शब्दावली में पहला वर्ड जीन था। जीन के बारे में क्या था कि जीन शब्द का प्रयोग या जीन की खोज हम कह लें जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने किया था। जीन कहाँ पाया जाता है, ये डीएनए खंडों पर पाया जाता है। जीन की विशेषता क्या होती है, एक जीन एक लक्षण को धारण करता है और इस तरह से सैकड़ों की संख्या में माता पिता के अंदर जीन होते हैं, सैकड़ों लक्षण होते हैं। एक जीन एक लक्षण को लेकर के संतानों में जाता है और वो अगर जीन कहीं डिस्टर्ब हो गया तो वो लक्षण उसमें नहीं पाए जाते। चलिए एग्जाम्पल के रूप में अगर देख लें, मान लीजिए किसी माता का बाल घुघराला है तो उसके अंदर बाल घुघराले का कारण जीन है, और यदि वो घुघराले वाले जीन डिस्टर्ब हो गए तो संतान जो पैदा होगा उसका बाल सीधा होगा, क्योंकि वो जीन तो गया नहीं, वो लक्षण तो माता पिता से या संतान में गया नहीं, इसलिए उस संतान का बाल सामान्य अवस्था में होगा। तो इस तरह से ये माना जाए कि वो जीन था और जीन के कारण ऐसा हो गया। चलिए दूसरी बात कर लें। मान लीजिए अगर किसी आँख के कलर की बात कर लें, मान लीजिए कोई माता है उनके आँख के कलर जो है वो ब्राउन है, भूरा है, तो इस तरह से वो जीन के कारण है। लेकिन जब वो संतानों में गया लक्षण तो वो जीन किसी कारण से अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो उस संतान की आंखें जो होती हैं वो सामान्य अवस्था में होती हैं, काली होती हैं। तो इस तरह से ये जीन जो था वो कहीं न कहीं से लक्षण को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। तो जीन के शब्द के बारे में इतनी चीज़ें बन रही हैं क्वेश्चन यहाँ पे। जीन कहाँ पाया जाता है यहाँ से देख लेंगे। चूँकि गुणसूत्र की चर्चा हम लोग थोड़ा सा किए तो मनुष्य में गुणसूत्र कितना होता है, 23 जोड़ा होता है, अर्थात 46 होता। 22 जोड़ा समान होता है, 1 जोड़ा असमान, जिसे लिंग गुणसूत्र के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए अब दूसरी शब्दावली की हम लोग थोड़ी सी बात करें। दूसरी शब्दावली है हमारी एलील, एलील, ठीक है। अब वैसे ही बात इसके सामने भी आएगी कि एलील जो है, एलील की खोज किसने किया, ठीक है। तो एलील के बारे में अगर हम लोग देखें तो जैसे जीन को जोहानसन ने किया था, ऐसे एलील शब्द के बारे में अगर लोग देखें तो इसका खोज जो है एक साइंटिस्ट थे वेटसन, या सीधे सीधे हम लोग यहीं पे लिख लें वेटसन, ठीक है। वेटसन नामक साइंटिस्ट था जिसने जो है एलील की खोज किया था। और अगर हम इस एलील की बात करें, एलील क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो एलील होता है, एलील जो है वो समान जीन को अल्टरनेट रूप में प्रदर्शित करता है। जैसे ये जीन तमाम छोटे 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 खंडों में पाए गए, ठीक है। अगर मान लीजिए समान लक्षण वाले जीन हैं, ये और ये लक्षण, ये और ये दोनों जीन ये समान लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, तो ये एलील क्या करता है, इन जीनों को अल्टरनेट कर देता है, यानी एक के बाद एक कर देता है, यानी इसको यहाँ से व्यवस्थित करके यहाँ कर देता है और इसके स्थान पे ये दूसरे जीन को व्यवस्थित कर देता है। जैसे मान लीजिए अगर ये समान जीन के हैं और लक्षण है लंबाई,
कौन सा लक्षण है? लंबाई। यह भी लंबाई वाला जीन है, यह भी लंबाई वाला जीन है, दोनों जीन जो है एक साथ एकदम जुड़े हुए हैं। तो एलील क्या करता है, और मान लीजिए अगर ये है, ये रंग वाला है, तो एलील क्या करता है, इस रंग वाले जीन को यहाँ कर देता है और लंबाई वाले जीन को यहाँ, यानी अल्टरनेट कर देता है एक के बाद एक। जैसे मान लीजिए इस तरह से लिखा हो, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी, इस तरह से ये हैं। अब इनको अल्टरनेट दोहराना अगर इस तरह से हो, मान लीजिए ए है तो अब यहाँ पे बी है, सी है, डी है, ई है, इस तरह से। तो ये अल्टरनेट कर, जैसे ए बी, अब इसको कर दे यहाँ कर दे, इसको यहाँ कर दे, इसको यहाँ कर दे, इसको यहाँ कर दे, तो अल्टरनेट एक के बाद एक इस तरह से कर देता। तो ये एलील होता। तो एलील शब्द के बारे में भी क्या होता, सबसे पहला क्वेश्चन बन करके आता है कि एलील क्या है, कि एलील किसी भी डीएनए खंड पर पाए जाने वाला वह एक छोटा पार्ट होता है, वह एक छोटा भाग होता है कि जो समान लक्षण वाले जीन को, या सीधे सीधे हम कह लें जो समान जीन को अल्टरनेट कर देता है, एकांतरण कर देता है, वो जो होता है वो लक्षण, वो संरचना एलील कहलाती है। खोज किसने किया था? वेटसन ने किया था। तो दो बात यहाँ पे भी क्वेश्चन बन करके आ रहा है एलील का, कि एलील का खोज किसने किया और एलील का काम क्या होता, फंक्शन क्या होता, एलील कहाँ पाया जाता है, इसको देख लेंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग एक और चर्चा करेंगे। अगला है जीनोटाइप, तीसरा शब्दावली जीनोटाइप, या इसे एक नाम और दिया जाता है जीन प्रारूप। ठीक है, जीनोटाइप या जीन प्रारूप। तो अलग से एक नंबर का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीनोटाइप क्या है, जीन प्रारूप क्या है। दो नाम आएंगे आपके सामने, एक जीनोटाइप एक फिनोटाइप, यानी एक जीन प्रारूप एक लक्षण प्रारूप। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में थोड़ा डिफरेंट पहले जान लें कि जीन प्रारूप नाम से ही क्लियर है कि ये जीन की प्रारूप को व्यवस्थित करता है, मतलब जो जीन का संगठन होता है, संगठन यहाँ कहेंगे हम, गठन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कंपोजिशन होता है, इसे कंपोजिशन बोलते हैं। और अगर संगठन लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो ये संगठन है, कंपोजिशन जीन के, अर्थात हम ये कह लें कि इसके बारे में, जीनोटाइप के बारे में या जीन प्रारूप के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी जीव का आनुवांशिक संगठन ही क्या है, वो है जीन प्रारूप। किसी जीव का आनुवांशिक संगठन मतलब माता पिता से लक्षण संतान में गए तो उन लक्षणों का जो एक कंपोजिशन है, संगठन है, चाहे लंबाई का हो, चाहे रंग का हो, चाहे आचार विचार बात व्यवहार का हो, वो कहलाता है जीन प्रारूप। तो इस तरह से सीधा सीधा। और लक्षण प्रारूप में क्या होता, ठीक इसका उल्टा होता। तो जीन प्रारूप में हम लोगों ने क्या पाया कि किसी जीव का आनुवांशिक संगठन जो है वो कहलाता है जीन प्रारूप बोल दें या जीनोटाइप कहलाते हैं। जैसे लाल रंग के फल वाले के समान जीन प्रारूप, लाल रंग के फल वाले के समान अगर हम जीन प्रारूप कर लें, इस तरह से जितने भी देखेंगे कि लंबे तने वाले पौधे का जीन प्रारूप या छोटे तने वाले पौधे का जीन प्रारूप, मतलब जो भी उसका लक्षण है अगर वही लक्षण उसमें गया तो वो जीन प्रारूप हो गया। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, मटर का पौधा है, क्योंकि मटर के पौधे पे मेंडल ने ही प्रयोग किया था। अब मान लीजिए लाल रंग का पुष्प है लाल रंग का पुष्प है, तो अब ये लक्षण जब माता पिता है और संतान में जब गया, यानी नए पौधे में गया, तो लाल रंग के अगर सब पैदा हुए तो ये क्या हो गया उसका, क्योंकि जीन वही था लाल वाला, लाल में सब चला गया, लाल में कन्वर्ट हो गया, बदल गया, तो वो हो गया आपका पूरा जीन प्रारूप। तो इस तरह से ये है जीन प्रारूप। ठीक है, तो अब तक जो हम लोगों ने इस चीज़ में देखा इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि आनुवांशिकी क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि आनुवांशिकी जीव विज्ञान के एक ऐसी शाखा है कि जिसके अंतर्गत हम माता पिता के लक्षणों को संतानों में जाने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। और वो प्रक्रिया क्या है, वंशागत। तो वंशागत क्या है कि माता पिता के लक्षण संतानों में जाने की प्रक्रिया वंशागत कहलाती है। और उसमें एक माता पिता के लक्षण संतानों में जाते हैं, और जाते हैं तो वो कैसे जाते हैं,
किस रूप में जाते हैं, इसके लिए मेंडल ने प्रयोग किया था और मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। तो मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम होता है। मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, क्योंकि वो मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, वो मटर का पौधा छोटा होता है। और इस तरह से उस मेंडल के बारे में अगर और देखें तो मेंडल जो है वो आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं। और इस तरह से जितनी भी आनुवंशिकी के लिए शब्द यूज किए गए उन्हीं शब्दों को हम लोग देख रहे हैं एक एक शब्द को अलग अलग से, जिसमें से हम लोगों ने आज तक 3 शब्दों को देख लिया। जीन को देखा, जीन के संबंध में क्या था कि जीन डीएनए खंड पर पाए जाने वाला तमाम छोटा छोटा महीन महीन मोतियों के दाने के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, उसका खोज जोहानसन ने किया था। इसके अलावा एलील शब्द के बारे में हम लोगों ने देखा, एलील की खोज वेटसन ने किया था। और वह एलील क्या करता है, समान लक्षणों वाले जीन को अल्टरनेट कर देता है और उस तरह से फिर जीनोटाइप या जीन प्रारूप को हम लोगों ने देखा कि जीन प्रारूप क्या है, किसी भी जीव के आनुवांशिक संगठन ही उसकी जो है वो, या जीन का संगठन ही, उसका ढांचा ही क्या कहलाता है, जीन प्रारूप कहलाता है। ठीक है, तो आज तक की इतनी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट में हम लोग और भी तमाम आनुवांशिक शब्दावलियां हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। फिर मेंडल ने इन आनुवांशिकी के लिए नियम, कौन से नियम दिए थे, उन नियमों का पूरा डिटेल अध्ययन करें। ठीक है, थैंक यू।